गजा वॉर ने मिडिल ईस्ट का नक्शा तो चेंज किया ही है। यानी वहाँ पर जो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स की जा रही थी कि अगला रीजनल ऑर्डर इस तरह से बनेगा तो उस तरह से बनेगा, ये सारी की सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह गई हैं इस जंग के बाद। तो वहीं पे इस जंग ने आलमी सतह पर भी अपना एक बड़ा स्ट्रांग छाप छोड़ना शुरू कर दिया है और यूं महसूस हो रहा है कि अगला जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर तुलू हो रहा है वो इस जंग के कहीं आसपास तुलू हो रहा है। गजा वॉर ने ना सिर्फ अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं और उनको आइसोलेट किया है इस रीजन के अंदर, बल्कि यूरोप के अंदर भी अब इस जंग के असरात अमेरिका फील कर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखिए नॉर्मलाइजेशंस के जो प्लान थे अमेरिका के कि इजरायलियों को हम ज़बरदस्ती साथ में जोड़ेंगे अरबों के साथ और वहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत गिव अप हो जाएगी, और जेरार्ड कुशनर जो कि ट्रंप का दामाद था बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो मीडिया के अंदर आके कहता था कि फ़लस्तीनियों के पास अब कोई और ऑप्शन है नहीं, जो हम इनको डील दे रहे हैं वही इनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, डील ऑफ द सेंचुरी उसको बोल रहे थे। और उसके अंदर बेसिकली डिस्प्लेसमेंट थी, सिस्टमैटिक डिस्प्लेसमेंट थी फ़लस्तीनियों की दोनों साइड पे, गजा और वेस्ट बैंक दोनों साइड पे। और फ़लस्तीनी जो आबादी यहाँ पर रहती है उनको मुख्तलिफ मुल्कों में रीसेटल करने का एक मंसूबा बनाया गया था, लेकिन वो तो खैर धबरदूस हुआ ही है इस जंग के बाद और नॉर्मलाइजेशन भी ख़त्म हो गई। इसराइल की 4-6 मुल्कों ने जिन्होंने इनके साथ टाइज बनाए थे उन्होंने भी इनको डिसोन कर दिया। लेकिन यूरोप के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है। यूरोप के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, हैग के अंदर ये वाक़ है। अच्छा, हैग के बारे में आपको बता दूं कि हैग नीदरलैंड का एक शहर है। नीदरलैंड का जो साउथ हॉलैंड का प्रोविंस है उसका शहर है ये हैग। इसके अंदर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाक़ है और इसको तकरीबन सारे के सारे यूरोप की बैकिंग हासिल है, हैग को तकरीबन पूरे यूरोप की। और यूरोप के अलावा इनको साउथ अमेरिका के बहुत सारे मुल्क सपोर्ट करते हैं और तकरीबन आधा अफ्रीका इनको सपोर्ट करता है। दुनिया के 124 मुल्क जो हैं वो इसके पार्टी हैं, उनके ऊपर इनकी जुरिसडिक्शन अप्लाई होती है। दुनिया के अंदर कहीं भी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं तो मुल्क इनके साथ रुजू कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास मुल्क जाके तो इनको अप्रोच करते हैं और ये उनका केस सुनता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। लेकिन अमेरिका इसका मेंबर नहीं है। मेंबर तो चलें क्या खाक होगा, अमेरिका उल्टा इनका दुश्मन है राइट फ्रॉम डे वन। अमेरिकन को लगता है कि ये उनके ग्लोबल डिज़ाइंस के अंदर, ग्लोबल पावर के अंदर, और वो जो मनमानी करते फिरते हैं अमेरिकन सदर के पास, वो समझते हैं कि लामहदूद ताकत रही है, वो जो मर्जी जहां मर्जी जो कुछ करें उनकी मर्जी है। तो ये समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसी तंजीमें उनके हाथ बांध देती हैं। तो अमेरिका की पहले दिन से लेकर इनसे 36 का आंकड़ा रहा है। अब गजा वॉर की वजह से ये जो डिवीजन आपको नजर आती है कि अमेरिका इस टॉप के यूरोपियन कोर्ट को तस्लीम नहीं करता लेकिन यूरोप के बहुत सारे मुल्क तस्लीम करते हैं, तो इस कोर्ट की वजह से वो डिवीजन खुल के सामने आ रही है। यानी मिडल ईस्ट से तो जबरदस्त हुआ ही है, लेकिन अब वहां यूरोप के अंदर इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। हुआ यह है कि इन्होंने ये जो नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट इशू कर रहे हैं तो अमेरिकन ने धमकियां और तड़ियां लगाना शुरू कर दी हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वालों को। बल्कि यहां तक हुआ है कि ये जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं करीम खान, जिन्होंने इनका अरेस्ट वारंट नेतन्याहू का इशू करवाना चाहते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ही ओहदेदार हैं, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि टॉप के ऑफिसर्स ने मुझे कहा है, मतलब टॉप के बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं वेस्ट के मुल्क मोस्टली, जिन्होंने मुझे कहा है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसी तंजीमें हैं ये प्यूटन जैसे ठगों के लिए और अफ्रीका जैसे जो मुल्क है ना उनके लिए बनाई गई है, हमारे लिए नहीं है। ये हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होती। यहां तक मुझे कहा गया है धौंस धमकी धांधली शदीद दबाव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद है और अमेरिका हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये जो अरेस्ट वारंट है ये ना इशू करवा पाए। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी समेत यूरोप के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, टॉप के मुल्क यूरोप के, जो कि अमेरिकी इत्तेहादी भी रहे हैं, जो कि मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं आईसीसी को। वो कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, आपका जो भी फैसला होगा हम उसको तस्लीम करेंगे। राइटर्स की आप खबर देख लीजिए 1-2 रोज पहले की कि फ्रांस बेक्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आफ्टर इट सीक्स अरेस्ट वारंट्स फॉर इजराइल नेतन्याहू हमास लीडर्स। तो आप कहानी समझ रहे हैं, एक तरफ अमेरिकन विरोध कर रहे हैं इनका, दूसरी तरफ यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें जर्मनी, फ्रांस, वो इनके साथ खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये
इन्हीं का कोर्ट है ना एक तरह से, उधर ही है यूरोप के अंदर। और ये यूरोपियन वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहा होता है बेसिकली कि जस्टिस होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, और पब्लिक के अंदर भी इसकी एक अच्छी खासी रेपुटेशन बनी हुई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। तो यहाँ पे आके एक स्प्लिट आपको वाज़े नज़र आ रही है अमेरिकन के दरमियान और यूरोपियंस के दरमियान। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, लेकिन ये ऑप्शन अमेरिका एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, दैट वी नीड टू सी। अमेरिका ने एक कानून पास किया हुआ है, उस कानून को कहते हैं हैग इन्वेजन एक्ट। हैग ये जो हॉलैंड का शहर है, इसकी इन्वेजन का एक्ट, इस पे कब्जा करने का एक्ट, ये एक एक्ट बना हुआ है। ये एक्ट अमेरिका ने आज से 22 साल पहले 2002 में बनाया था, और इस एक्ट की वजह से अमेरिका धमकी भी देता रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वालों को। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर आप देखिए कि सीवियर किस्म की अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की थी, तो उस पे बहुत सारे मुल्क चाह रहे थे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक्शन ले। अब उससे पहले ही अमेरिकन ने क्या किया कि अपनी कांग्रेस के अंदर ये एक्ट बना दिया था कि अगर हमारे किसी शहरी को, हमारे किसी बंदे को ये प्रोसिक्यूट करेंगे या गिरफ्तार करेंगे तो हम इन्वेजन करके उसको छुड़वाएंगे, इन्वेजन करके। अच्छा, इन्वेजन के अलावा आईसीसी के जजों को अरेस्ट करने की धमकियां भी अमेरिका टाइम टू टाइम लगाता रहा है। मिसाल के तौर पर 2018 में देखिए आप, ये फ्रांस 24 की स्टोरी दिखाता हूं आपको। यूएस थ्रेटन्स टू अरेस्ट आईसीसी जजेस इफ दे परस्यू अमेरिकन फॉर अफगान वॉर क्राइम्स। हमारे लॉन्डो ने जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की है, बेरहमाना तरीके से अफगानों को कत्ल किया है, फैमिलीज को उड़ा दिया है हमारे फौजियों ने, अगर आपने इन क्राइम्स के खिलाफ हमारे बंदों को पकड़ा और उन पे एक मुकदमा चलाया तो हम आपके जजों को अरेस्ट करेंगे। ये धमकी अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लगाई। लेकिन अब ये डिवीजन संगीन होती चली गई है। अब एक बहुत बड़ा यूरोप का ब्लॉक ऐसा है जो कि आईसीसी के पीछे खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका अकेला है, और ये सारी मुसीबतें अमेरिका के लिए क्रिएट किसने करवाई हुई है? इजराइल ने। ये सारा ट्रिगर हुआ है असल में गजा वॉर की वजह से। तो मिडिल ईस्ट का नक्शा तो इस जंग ने चेंज किया ही। वो जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बन रहा था, जिसके पीछे अमेरिका था, जो कि बीआरआई का अल्टरनेट था यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो गया। अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन वो गई, और यहाँ पर अमेरिका का असर और रसूख वो गया। यहाँ पे चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस मजीद ग्रो हुआ है यहाँ पे इस सारे अरसे के दौरान। और अब यूरोप के अंदर इस जंग ने अपने अंडे बच्चे दिखाना शुरू किए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगाई है कि द यूएस प्रेसिडेंट इज अथोराइज्ड टू इन्वेड द हैग इफ एनी इजरायली इज हेल्ड बाय द आईसीसी। यानी अगर नेतन्याहू को हैग वाले अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट वारंट जो उसका इशू है ना, ये अगर वारंट इशू हो गया ना, ये कहीं ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। दुनिया के कोई 124 मुल्क ऐसे हैं जहां ये जा ही नहीं सकता। एक तरह से मैसूर होकर रह जाएगा अपने ही मुल्क के अंदर, वहां से बाहर निकलेगा कहीं। ये ना यूरोप जा सकेगा, ना ये किसी और मुल्क जा सकेगा, सिर्फ अमेरिका जाके ट्रैवल कर सकता है, और 4-6 और जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुल्क नहीं है इजराइल के लिए, वहाँ ये जा सकता है। तो अगर ये गिरफ्तार होता है तो फिर अमेरिका जो है वो ऑप्शन है उनके पास कि हैग के ऊपर फौजें भेज के इसको छुड़वा ले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूरोप के मुल्क के ऊपर अमेरिकन इन्वेजन होगी फिर ये, तो फिर अमेरिका और यूरोप के टाइज कहाँ खड़े होंगे ये आप सोच सकते हैं। इसी आर्टिकल में ये देखिए कि ऑन 3 अगस्त 2002 देन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश साइंड द एक्ट इनटू लॉ prompting Human Rights Watch to call it Hague Invasion Act in its statement, criticizing the laws and the president for signing it. Ever since the phrase became synonymous for the notorious law and is being used to reference it even today. ये एक ऑप्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास इस एक्ट की वजह से मौजूद है जो कि उन्होंने 2002 में बनाया था। लेकिन ये एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन पहले से ही इनके जो टाइज हैं कि स्प्लिट नजर आ रही है, वाज़ेह स्प्लिट। यूरोप के अंदर यूरोप खड़ा हुआ है साथ फलस्तीनियों के। आप देखें कि एक के बाद एक यूरोपियन कंट्रीज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों रिकॉग्नाइज करते जा रहे हैं। अभी हाल ही में 3 बड़े यूरोपीय मुल्कों ने रिकॉग्नाइज कर लिया ना फलस्तीन को। वहां पर सड़कें बोल रही हैं भाई, वहां पर पब्लिक की देखें तो सही कितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं वहां पे। उनके लोग कह रहे हैं खुद कि फलस्तीन में ये जो रियासत है फलस्तीन की बननी चाहिए, तो वो अपने लोगों को सुन रहे हैं। लेकिन उनकी ये जो डिजाइन है अमेरिका के डिजाइन के साथ मैच नहीं कर रही। स्पेन ने कर लिया, नॉर्वे ने कर लिया,
आयरलैंड ने रिकॉग्नाइज कर लिया फ़लस्तीन की रियासत को, बाकी भी बहुत सारी लाइन में खड़ी हुई हैं, वो भी आने वाले दिनों में इनको रिकॉग्नाइज करेंगी। पहले ही दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, 2/3 दुनिया तकरीबन फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करती है। यूरोप नहीं करता था, अब तो यूरोपियंस ने भी बाकी दुनिया के साथ इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। तो इस जंग ने आप देखिए कि ग्लोबल स्केल पे अमेरिका के डिज़ाइन को डैमेज करना शुरू किया। इसमें कसूर सिर्फ अमेरिका का अपना है। उनके पॉलिसी मेकर्स शायद ये चीज़ें समझ नहीं पाए कि इसका कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होगा इजराइल के अनकंडीशनल सपोर्ट करने का, और नतीजा फिर आप देख रहे हैं उनके लिए कितना भयानक निकल रहा है।